अस्सलाम वेलकम बैक एवरीवन। सर, हमने अपनी लास्ट क्लास में फ़्रॉड को शुरू किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि भाई मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो वजह से हो सकती है। पहली वजह ये थी एरर, दूसरी वजह ये थी फ्रॉड। तो भाई बीइंग एन ऑडिटर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है आप ये भी देखें कि फ्रॉड की वजह से तो कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि आप ये कहने जा रहे हैं कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर हमने कहा था कि भाई आपकी बीइंग एन ऑडिटर आपकी ज़िम्मेदारी, आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड को डिटेक्ट करने की, बल्कि पहले तो प्रिवेंट करने की, फिर डिटेक्ट करने की और फिर उसको करेक्ट करने की मैनेजमेंट की है। अच्छा, बीइंग एन ऑडिटर आपका मकसद ये है कि आप रिस्क असेसमेंट करें। तो जो ओवरऑल रिस्क असेसमेंट होती है, जैसे मैंने आपको सिखाया था कल की क्लास में कि भाई आपका यू कैन से कि भाई नॉर्मल रिस्क असेसमेंट, रिलेटेड पार्टी के रिस्क की असेसमेंट हो गई और गोइंग कंसर्न के रिस्क के फैक्टर्स हो गए। उन सब के साथ साथ अपने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स पे भी काम करना है और आपने ये देखना है कि कहाँ कहाँ मसला हो सकता है। अच्छा जी, आपने कहा कि भाई यहाँ यहाँ मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड हो सकता है, तो फिर आपने सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है बाय डिज़ाइनिंग अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स कि क्या वाकई में फ्रॉड की वजह से मिस स्टेटमेंट थी या नहीं थी। अगर थी तो आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे सही कर लें, और अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व थी तो फिर इंटेग्रिटी पे डाउट्स आते हैं और ऑन ऑन सो ऑन वो आगे कहानी चलती है और हम फिर बोलते हैं दो चार विद गवर्नेंस को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये फ्रॉड हुआ था, क्या आपकी नॉलेज में है या नहीं है। ये सारी बातें अभी तो हम वहाँ तक पहुँचे भी नहीं थे कि भाई रिपोर्टिंग क्या होगी उसकी। बहरहाल हमने किया ये था कि भाई हमने शुरू ये किया था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में कि सबसे पहले डिस्कशन अमंग दी ऑडिट टीम मेंबर्स होती है। ये एक अपॉर्चुनिटी देती है लोगों को, एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को, टू शेयर दियर इंसाइट्स कि भाई कहाँ कहाँ मसला हो सकता है। फिर वो बोलते हैं भाई यहाँ पे ये प्रोसीजर्स कर लेना, यहाँ पे अवेयर रहना। जो रेवेन्यू स्ट्रीम है यहाँ पे जो है लाइक कि भाई इस साल के आखिर में रेवेन्यू बुक हो सकता है, अक्रूवल बुक हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना। देख लेना कि भाई ऐसा तो नहीं है सेल्स हुई हो, सेल्स रिटर्न हो गई। ये सारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन होते हैं इन दिस मीटिंग, जो अमंग इंगेजमेंट टीम मेंबर्स होती है डिस्कशन। फिर हमने ये सीखा कि भाई आपने इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से कि आपने क्या रिस्क असेसमेंट की, आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, आपका प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फ्रॉड क्या है। हम बोलते हैं क्या आपने इस प्रोसेस को दोस्त चार विद गवर्नेंस को बताया है या नहीं बताया। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई अगर आपने उनको बताया तो हम दोस्त शाह विद गवर्नेंस से यही सवाल पूछ के कोलैबोरेट करते हैं कि आपको कोई फ्रॉड की मालूमात है, क्या प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन फ्रॉड आपसे कम्युनिकेटेड है या नहीं है। अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है तो हम उससे भी बेशक बात करते हैं और बोलते हैं आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए थे ड्यूरिंग द ईयर वाइल डूइंग इंटरनल ऑडिट रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड, ताकि हमें पता लग जाए भाई गवर्नेंस स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बेहतरीन है। क्लियर है जी। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमने ये किया था कि भाई जब ये सारे प्रोसीजर कर लिए हमने, भाई एनालिटिकल प्रोसीजर आपने परफॉर्म करने हैं ताकि आपको अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड वेरिएशंस पता लग जाए। ये हमने किया था। फिर वो कहता है कि भाई आपने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के लिए अपने भेजे को चालू रखना है, अवेयर रखना है। अच्छा भाई, अवेयर रखने का मतलब ये है कि भाई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स ये होते हैं कि भाई लेट से कि आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है उसने परफॉर्मेंस जो बोनसेस हैं वो इस पे बेस कर दिए हैं कि भाई आपका प्रॉफिट इस एक्सटेंट तक इंक्रीज़ हो जाए, रेवेन्यू इस एक्सटेंट तक इंक्रीज़ हो जाए। तो ये एक इंसेंटिव है। मैंने आपको सिखाया था कि भाई फ्रॉड होता है तीन वजह से, इंसेंटिव, प्रेशर, या तो सर रैशनलाइजेशन होती है, हाँ भाई किया तो किया। सही है जी। यानी इंसेंटिव होगा आप पे, प्रेशर होगा, अपॉर्चुनिटी होगी। अपॉर्चुनिटी भी है कि भाई जैसी बात है कोई कंट्रोल नहीं है तो उसकी वजह से अपॉर्चुनिटी है, ये कैश खुला पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री खुली है, तो भाई मैं उसको आराम से उठा के ले जाऊँ तो दैट मीन्स कि वहाँ पे कंट्रोल्स मौजूद नहीं है। फिर मैं सही तौर पे आपको हल्का फुल्का ब्रीफ किया था कि भाई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आपने ध्यान में रखने हैं। फिर एक और फ्रॉड रिस्क फैक्टर मैंने आपसे डिस्कस किया, मैंने कहा था अपेंडिक्स ए में उसकी पूरी लिस्ट मौजूद है। उस लिस्ट में मल्टीपल फ्रॉड रिस्क फैक्टर बताए हुए हैं कि भाई ये कब प्रेशर की वजह से होगा, कब आपका इंसेंटिव होगा, कब आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। वो सारे फैक्टर्स आपने दिमाग में रखने में, ये नहीं कह रहा कि उसकी वजह से वाकई फ्रॉड होगा, वो क्रिएट करेगा फ्रॉड रिस्क फैक्टर दैट विल गिव यू एन आइडिया कि यहाँ मसला हो सकता है। अच्छा जी, फिर हमने ये सब ख़त्म करने के बाद हमने ये देखा था कंपनी आईपीओ में जा रही है, इंटेंडेड सेल ऑफ बिजनेस है, लोन चाहिए, तो दैट विल क्रिएट अ प्रेशर, दैट विल डेफिनेटली क्रिएट अ प्रेशर। और जब आईपीओ होगा तो दैट विल क्रिएट एन इंसेंटिव। क्लियर है जी। अच्छा, फिर हमने कहा था कि भाई मैनेजमेंट ये कहते, मतलब मैनेजमेंट कह रहा हूँ, आयजा ये कहता है कि भाई देर इज़ अ प्रिज्यूम रिस्क। बोलता है मैं मान ही नहीं सकता कि रेवेन्यू रिकग्निशन में सिग्निफिकेंट रिस्क ना हो। रिस्क ऑफ फ्रॉड वहाँ होता है। और फिर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स का रिस्क भी हर जगह होता है, क्योंकि मैनेजमेंट इज़ इन अ यूनिक पोजीशन टू परपेट्रिएट फ्रॉड। और ऐसे वो फ्रॉड करती है क्योंकि उसके पास इतना पावर, इतना कंट्रोल होता है। आपको लगेगा सब सही है जबकि सब सही नहीं होगा। मैंने अपनी लास्ट क्लास यहाँ तक कंक्लूड की थी, एक ओवरव्यू दे दिया आपको। अच्छा भाई, फिर ऑडिटर को ये कहा गया,
फिर ऑडिटर को ये कहा गया कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ, मैं अब बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स की, ऑडिटर को ये कहा गया कि भाई irrespective of your experience, या we can say prior experience with management, यानी irrespective of आपका प्रायर एक्सपीरियंस क्या रहा है भाई, आप उसके जमात पे जाते हैं जो भी है, बड़े अच्छे लोग होंगे, बोला irrespective of prior experience with the management we need to perform जर्नल एंट्री टेस्टिंग। वो बोल रहा है भाई जर्नल एंट्री टेस्टिंग आपने परफॉर्म करनी है। ये क्यों परफॉर्म करनी है, क्या होती है, अभी बातें कर लेते हैं। पर अभी सर हमने एक चीज़ लिखी है यहाँ पे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के साथ पास में क्या आ रहा है, आपने जर्नल एंट्री टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। अच्छा सर, जर्नल एंट्री टेस्टिंग बेसिकली ये होती है कि जर्नल एंट्रीज़ को टेस्ट करना। सर मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करना है, मैं अभी कह रहा हूँ जर्नल एंट्रीज़ को टेस्ट करना है। क्यों करना है, यहाँ से पता लगता है कि क्या मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स को ओवरराइड किया था या नहीं किया था। ये बहुत ही अहम प्रोसीजर है। बोलता है कुछ करो ना करो, ये तो आपने शुरू में करना है। मैं आपको ज़रा एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपको हल्का सा एक आइडिया दे देता हूँ। भाई लेट से हम जब भी जर्नल एंट्री पार्क करते हैं तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, इवन छोटी ऑर्गेनाइजेशन में भी अब ये है जेई नंबर आ रहा होता है, यानी जर्नल एंट्री का नंबर आ रहा होता है। ये बहुत सुकून से सुनना है, मैंने कनेक्ट करना है इसको। जर्नल एंट्री का नंबर आ रहा होता है, सही है जी। फिर हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन आ रही होती है कि भाई ट्रांजैक्शन क्या है, सेल है, रिसीवेबल है, कैश है, क्या है, जो भी है, व्हाट्सएवर डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। अच्छा जी, फिर इसके बाद आता है प्रिपेयरर, सर इसके बाद आता है प्रिपेयरर, इसके बाद आता है अप्रूवर, किसने अप्रूव किया, फिर आती है सर डेट, और फिर डेबिट और क्रेडिट। मल्टीपल थिंग्स कैन कन, पर मैं ये है कि भाई आपको एक लाइन से ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये एंट्रीज आप मानते हैं सीक्वेंशली नंबर्ड होनी चाहिए? ये क्या होनी चाहिए? सीक्वेंशली नंबर्ड होनी चाहिए। अगर ये सीक्वेंशली नंबर्ड नहीं है तो दैट मीन्स के बीच में कुछ गायब है। बीच में कुछ क्या है, गायब है। हो सकता है एक्सपेंस गायब हो सकता है प्रोविजन गायब हो, पर दिस शुड बी सीक्वेंशली नंबर्ड, दिस शुड बी सीक्वेंशली नंबर्ड। अगर बीच की एंट्री गायब है तो कहाँ गई वो एंट्री, ये आपने दिमाग में रखना है। अच्छा डिस्क्रिप्शन, भाई सेल टू मिस्टर ए, सही है, XYZ एडजस्टमेंट, रिवर्सल। भाई इसमें से अगर मैं ये आपसे बात पूछूं, इसमें से इन सारी डिस्क्रिप्शंस में से सेल टू मिस्टर ए हो गया, सही है जी, डिपॉजिटेड इन बैंक, इन सब में से आपको अनयूजुअल कौन सी लगती हैं? ये अनयूजुअल कौन सी लगती हैं? ये लगती हैं, ये दो अनयूजुअल हैं। तो आपसे बच्चों कहने का मकसद ये है कि भाई बीइंग एन ऑडिटर, जब आप किसी इदारे में घुसते हैं तो वो कहता है कि भाई आप कुछ करें या ना करें, आपका प्रायर एक्सपीरियंस जितना भी अच्छा रहा हो मैनेजमेंट के साथ, यू नीड टू परफॉर्म जर्नल एंट्री टेस्टिंग। जर्नल एंट्री टेस्टिंग के अंदर यू नीड टू चेक वेदर द एंट्रीज आर सीक्वेंशली नंबर्ड और नॉट, पहला प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर, यानी हम लिखते भी रहते हैं यहाँ पे, वी नीड टू चेक दैट वेदर entries are sequentially numbered or not, सही है। दूसरा, check entries for unusual and unrelated descriptions। भाई आप ऐसे ही स्किम करेंगे भाई डिस्क्रिप्शंस में, भाई तमीज़ की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए ना। ये क्या XYZ एडजस्टमेंट रिवर्सल, ये क्या है? इसके लिए यू नीड टू इंक्वायर कि भाई बताओ ये क्या था। अच्छा भाई तीसरी चीज़, प्लीज़ सुनिएगा सर, यहाँ पे आ रही होती है डेट। यहाँ पे देखो ये डेट का कॉलम आ रहा है, ये रहा, ये डेट का कॉलम, इसको मैं लाल कर रहा हूँ। अच्छा भाई फॉर डेट चेक वेदर entries have been parked on weekends or at unusual times। अच्छा भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एंट्री यहाँ पे डेट आ रही है,
मैंने क्लाइंट से पूछा भाई आप सैटरडे संडे को काम करते हो? वो कहता है कि भाई मैं नॉर्मल दिनों में नहीं आना चाहता, तुम सैटरडे संडे की बात करते हो। तो जब हमने जेई डम पे फ़िल्टर लगाया और यहाँ पे डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया उसको, तो पता लगा कि भाई यहाँ पे सैटरडे संडेज़ को और इवन रात के देर तक भी एंट्रीज पुट इन हुई हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये फ्रॉड होगा, हो सकता है किसी की अप्रूवल हो, बट क्या ये एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्रिएट करता है? यस सर, यहाँ से वी नीड टू चेक मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, क्या कंट्रोल्स ओवरराइड तो नहीं हुए? दिस इज कॉल्ड जनरल एंट्री की टेस्टिंग। दिस इज कॉल्ड जनरल एंट्री की टेस्टिंग। अच्छा, बिफोर डेट वी चेक दैट वेदर एंट्रीज हैव बीन पार्क्ड ऑन वीकेंड्स और एट अनयूजुअल टाइम्स। ये चीज़ हो गई। चेक राउंड नंबर एंट्रीज। राउंड नंबर का एंट्रीज का मतलब ये है कि भाई 5 लाख 6 लाख, सही है जी, आपने एक साथ टकाटक सेम सेम नेचर की एंट्रीज आ रही हैं। तो यार बाज़ औकात ना मैनेजमेंट भंड मार देती है एंट्रीज पार्क करने में। तो ज़रा ये भी देख लेना कि सेम सेम नेचर की कितनी बार एंट्रीज आ रही हैं, सेम सेम नेचर की कितनी बार एंट्रीज आ रही हैं। इंस्पेक्ट फॉर, अच्छा अनयूजुअल एंट्रीज तो हम उसमें डिस्क्रिप्शन में ही कवर कर चुके हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम देते हैं चेक वेदर एंट्रीज हैव बीन पार्क्ड by the person authorized to park। छठी चीज़, चेक whether entries have been parked by the have been approved by the person authorized to approve। इसको हम कहते हैं 4 आई प्रिंसिपल। 4 आई प्रिंसिपल मतलब 4 आंखें नहीं होगी बंदे की, एक बंदा जिसकी 2 आंखें हैं वो जो है वो पुट इन करता है, प्लेस करता है, वो प्रिपेयरर है। जो दूसरा बंदा है उसकी भी 2 आंखें हैं। मतलब कभी देखो यार ऐसे जार्गन आ जाए तो ये उसमें कंफ्यूज नहीं होना। 4 आई प्रिंसिपल का मतलब ये होता है प्रिपेयर करने वाला अलग है और उसको अप्रूव करने वाला अलग है। लेट्स से मैंने कहा कि भाई मैंने ऐसे क्लाइंट से इंक्वायर किया, मैंने कहा भाई ज़रा बताओ तो सही सेल्स की ट्रांजैक्शन कौन प्रिपेयर करता है? और वो कहता है कि भाई मिस्टर ए अप्रूव करते हैं। सही है भाई, सेल की। अच्छा, मैंने जाके देखा कि मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी ने अप्रूव की हुई है। तो ये फ्रॉड नहीं है, ये आपको एक इंडिकेशन है। फिर आप क्या करेंगे, इस एंट्री को सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे, पूछेंगे कि भाई ये एंट्री क्यों इसने अप्रूव की है? तो वो बोलेगा भाई वो जो है बंदा लीज पे गया हुआ था। अच्छा, लीज पे गया हुआ था, आप फिर देखेंगे कि भाई जिसने जो पेरोल पे काम किया होगा वो बोलेगा भाई सही है यार, इसकी जो इतने दिन की लीव्स हैं, ज़रा हम जाएंगे एचआर में, हम इंक्वायर करेंगे, इंक्वायर करके पूछेंगे क्या इसने अप्लाई किया था। अगर अप्लाई किया होगा तो दैट मीन्स कि फिर ऑर्गेनोग्राम में जो दूसरा बंदा है उसकी प्रॉपर ऑथोराइजेशन होगी कि उसकी जगह पे इसने अप्रूव करनी है या इसने पार्क करनी है एंट्रीज। आई होप दिस इज क्लियर सर। दिस इज कॉल्ड जनरल एंट्री टेस्टिंग। यानी आपने सिंपली, अच्छा देखें, अगर मैं ईवाई की बात करूं तो ईवाई के अंदर तो ये जनरल एंट्री टेस्टिंग हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए करते हैं। हम सॉफ्टवेयर में ये पूरा डेटा डंप करते हैं, इसको हम कहते हैं जेई डंप, यानी जनरल एंट्रीज़ का डंप। डंप का मतलब है जनरल एंट्रीज़ का कचरा। डेबिट क्रेडिट जिस जिस लेजर में जो जो होगी ना सब एक जगह आ जाएगा, और इन सब का सम क्या होगा, डेबिट का और क्रेडिट का सम क्या होगा, इक्वल होगा। उसमें बैलेंस शीट आइटम भी होंगे, पीएनएल आइटम भी होंगे, सब मिल मिला के कह रहा हूँ, बात क्लियर है। और फिर वो अनयूजुअल वेरिएशन पिछले साल के कंपैरिजन में खुद निकाल के दे देता है। तो ये तो चलो खैर ऑटोमेटेड टेक्निक्स हो गई हैं, पर हमें तो अभी ऑडिट के पेपर के हवाले से देखना है। आई होप दिस इज़ क्लियर कि भाई हमें जनरल एंट्री टेस्टिंग करनी है, बात क्लियर है। अच्छा, फिर वो ये कहता है, एक सवाल आ गया था एक ज़माने में कि भाई व्हाट डू यू थिंक दैट विच कंट्रोल्स should be there over जनरल एंट्रीज। वो कहता है आपको क्या लगता है कि कौन से कंट्रोल जनरल एंट्रीज पे होने चाहिए, जनरल एंट्रीज की पोस्टिंग के ऊपर? तो भाई उसमें हमें ये लिखना होगा कि पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स शुड बी देयर, जिसको आप यूजुअली जब ऑडिट में जाएंगे और आपने यूजुअली जो बच्चे मतलब थोड़े से सीनियर हो चुके होंगे वो ये देखते होंगे कि भाई पूरे प्रोसेस मैनुअल्स बने हुए होते हैं। पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स स्लैश प्रोसेस मैनुअल्स शुड बी देयर एंड डिसैमिनेटेड टू एम्प्लॉयज़। सही है जी, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स होंगे, प्रोसेस मैनुअल्स होंगे जो डिसैमिनेट किए गए होंगे एम्प्लॉयज़ को, जिसमें उनको एक एक बताया होगा कि भाई ये सेल होगा तो इस कोड में पार्क होगा, ये सेल होगी तो इस कोड में पार्क होगी, कैश की ट्रांजैक्शन होगी तो इस कोड में पार्क होगी, ताकि तमीज़ से। और इसके अलावा डिफाइंड लिमिट्स होंगी कि इसके अलावा ये बंदा कोई और अगर एंटर करना भी चाहेगा तो उसको अलाउड नहीं होगा, सिस्टम एरर दे देगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये पहला कंट्रोल मैंने बताया कि भाई व्हाट शुड बी द कंट्रोल्स
ओवर जनरल एंट्रीज, यानी भाई यही तो वो जगह है, यही तो वो जगह है जहाँ से जाके हमारे क्या बनेंगे, यही तो जानिए वो जगह है जहाँ से जाके हमारे क्या बनेंगे भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, एस से टीवी, टीवी से एफएस। तो भाई यही कंट्रोल होने चाहिए ना। वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ आपकी नज़र में क्या कंट्रोल होने चाहिए। सर पहला तो ये हो गया, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए। दूसरी चीज़ आपने लोगों को बता दिया, देखो नॉर्मल सोचते, नॉर्मल इंसान बन के सोचो, लोगों को आपने बता दिया यहाँ यहाँ एंट्रीज करनी है। अच्छा, बिफोर एंट्री देयर शुड बी a proper supporting document slash calculation behind the entry। सर ये वाली बात नहीं समझ है भाई। मैं कह रहा हूँ कि एंट्री से पहले अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एक्सपेंस की एंट्री मार रहा हूँ तो उस एक्सपेंस के पीछे मेरे पास एक वाउचर होना चाहिए, एक इन्वॉइस होनी चाहिए। इन्वॉइस के बगैर वो एंट्री पार्क होनी नहीं चाहिए। ये भी एक कंट्रोल है कि भाई जब तक आपके पास इन्वॉइस नहीं, आप एंट्री नहीं मारो, ये कंट्रोल लगा दो। और सर वो कैलकुलेशन की बात भी बता देता हूँ। कैलकुलेशन में बेसिकली ये है कि अगर आप डेप्रिसिएशन की एंट्री मार रहे हैं तो डेप्रिसिएशन के पीछे बैक एंड पे कैलकुलेशंस और वो रिव्यूड हो। क्लियर है? अच्छा, प्रिपेयर should have only rights to park the entry and approver has the right to approve the entry। ऐसा ही है भाई, ये दो अलग अलग होने चाहिए। देखो आप सीक्वेंस सोचो यार, खुद अपना इदारा बनाओगे तो क्या करोगे भाई, आपको लगता है कि भाई आपको जनरल एंट्रीज में कोई मिस्टेक्स नहीं चाहिए तो कंट्रोल्स क्या करोगे भाई, लोगों को बता दोगे ये करना, ये कोड्स हैं, सेल की एंट्री होगी यहाँ जाएगी, ये होगी यहाँ जाएगी, तुम प्रिपेयर करोगे वो अप्रूव करेगा, तुम प्रिपेयर करोगे वो अप्रूव करेगा, ये सारी चीज़ें सही है जी, विथ एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स। फिर हमने कहा कि भाई मैं एंट्री पार ही नहीं कर सकता जब तक मेरे पास पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या एविडेंस अवेलेबल ना हो। फिर हमने कहा कि भाई बनाने वाला अलग होगा, उसको जो रिव्यू करके अप्रूव करने वाला अलग होगा। अच्छा भाई, फिर चौथी चीज़ एंट्रीज डिस्क्रिप्शन शुड बी रिव्यूड एंड शुड बी प्रॉपर। एंट्रीज की जो डिस्क्रिप्शन में वो प्रॉपर, देखो जो चीज़ें मैं चेक कर रहा होता हूँ ना जनी, जो चीज़ें मैं चेक कर रहा होता हूँ वही कंट्रोल्स होने चाहिए ना। बात समझ आ रही? उसने देखो ये आयजा में लिखे हुए नहीं है, ये आयजा में लिखे हुए नहीं है। उसने पता उल्टा पूछा, उसने बोला भाई बच्चे ये याद करके आते हैं कि भाई क्या क्या चेक करोगे, उसने बोला बताओ इस पर कंट्रोल, तो भाई इसी के उलट उलट जो है वो कंट्रोल्स हैं, सीधी सी बात है। अच्छा, फिर आगे दिस शुड बी सिस्टम लिमिट्स embedded in the system। हम कह रहे हैं there should be system limits embedded in the systems not allowing any person to post entry above certain limits। यानी सिस्टम लिमिट हो, सिस्टम के अंदर हमने बोला भाई ये बंदा की औकात ही नहीं है इससे ज़्यादा अप्रूव करने की, इससे ज़्यादा पार्क करने की, तो वो सिस्टम एरर दे देगा। ये होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि भाई इस बंदे के पास जितनी औकात है, जिसकी इतनी वर्थ है या जिसका इतना कैलिबर है, उसको इतनी ही एंट्री। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इंश्योरेंस कंपनी की एग्जांपल दूं तो भाई अगर मैंने देखा कि यार कोई क्लेम आता है तो क्लेम अप्रूव करने के लिए तो अगर मैं देखता हूँ कि भाई पहले तो यह है ब्रांच मैनेजर, अगर ब्रांच मैनेजर के पास क्लेम आ गया लेट से 4 मिलियन का, तो वो 4 मिलियन का क्लेम अप्रूव नहीं कर सकता, उसके बाद लिमिट सिर्फ 1 मिलियन की है। अगर अप्रूव करना है तो वो कहानी जाएगी ब्रांच से हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस में भी डेलीगेशन है, हेड ऑफिस में भी भाई आपका वीपी एवीपी ये सारे लोग बैठे हैं और फिर वो हेड ऑफिस पे जाके देखते हैं भाई कितना क्लेम है, क्या अमाउंट है, और फिर उस अमाउंट की टैगिंग अलग हो जाती है। यानी सर ये प्रॉपर अप्रोप्रिएट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ होती हैं, ये कंट्रोल्स हैं ताकि जनरल एंट्री फ्रॉडुलेंटली और गलत पार्क ना हो। बात के लिए क्योंकि देखो अगर छोटे बंदे को दोगे, मैंने ब्रांच मैनेजर इटसेल्फ वहाँ के लिए तो बड़ा है, पर उसके पास अगर बड़ा क्लेम आ गया वो बोलेगा यार तू क्लेम निकाल दे, बाकी पैसे अपन साइड में कर देंगे, तो उस पर अलग कंट्रोल्स होते हैं कि भाई हम सर्वेयर अपॉइंट करते हैं, वो सारी चीज़ें। पर अभी हम बाकी कंट्रोल्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी हम बात ये कर रहे हैं कि भाई सब चीज़ें साइड में लगाओ, जनरल एंट्रीज की पोस्टिंग के ऊपर क्या कंट्रोल होना चाहिए, दैट्स इट। आई होप दिस इज़ क्लियर, दिस इज मेकिंग सेंस। बात क्लियर है आपको? अच्छा जी, फिर वो बोलता ही है कि भाई एक्सेप्शन रिपोर्ट्स जनरेटेड फॉर अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस।
अच्छा भाई, एक अकाउंट में सिर्फ डेबिट 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 आ रहे होते हैं और आपने क्रेडिट कर दिया, यानी लेट से एक्सपेंस का रिवर्सल, तो वो ना एक्सेप्शन रिपोर्ट आपको डे एंड पे पॉपअप करके दे देगा, ताकि जो सीनियर मैनेजमेंट बैठी हुई है बोलिए भाई रिवर्सल किस बात का मारा है, रिवर्सल किस बात का मारा है। तो ये एक्सेप्शन रिपोर्ट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई अनॉमलीज। सर दीज आर द कंट्रोल्स ओवर जनरल एंट्रीज, आपने ये भेजे में फिक्स कर लेना। आई होप यहाँ तक आपको पूरी कहानी क्लियर है। अच्छा, अब वो कहता ये है, अब वो कहता ये है कि रिजल्ट्स ऑफ रिस्क असेसमेंट की बात कर लेते हैं। अच्छा, आपको जर्नल एंट्रीज़, ये हल्की सी बात बता देता हूँ, आई बिलीव कि आपको पता होनी चाहिए। ये जर्नल एंट्रीज़ जो है ना, आप किस एक्सटेंड पे कितनी ज़्यादा टेस्ट करोगे ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। ये भी आयजा में लिखे हुए हैं कि आपकी रिस्क असेसमेंट क्या है, मैनेजमेंट के कंट्रोल्स कैसे हैं, मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है टूवर्ड जेईज, ये सारी चीज़ें विल डिटरमाइन योर एक्सटेंट ऑफ जेई टेस्टिंग। बात क्लियर है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपको जेई टेस्टिंग में कोई अनयूजुअल चीज़ मिल गई, यानी अनयूजुअल डिस्क्रिप्शन के साथ, तो दैट डजेंट मीन कि वो फ्रॉड है। आप फिर उसी एंट्री को उठा के वेरीफाई करेंगे। बाकी ऑडिट अपनी जगह है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। ऐसा नहीं कि आप ये समझेंगे जेई उठाई, जेई डंप उठाया, इसमें जो जो हुआ वो देखा और बस ऑडिट हो गया, नहीं। बाकी सैम्पलिंग, बाकी हेड्स, बाकी सबके ऑडिट होंगे। ये तो हम अनॉमलीज को देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है यहीं भी कुछ पकड़ा जाए और हम बोले आगे तो जाने की नीड ही नहीं है। बात क्लियर है, आगे। अच्छा भाई, रिजल्ट्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। भाई रिजल्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट में हम ज़रा दो चीज़ें देख लेते हैं, दो चीज़ें देख लेते हैं सर। अच्छा भाई, रिजल्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट के अंदर इफ़ वी ड्रॉ अ टेबल, और सर हमने शेप फिल कर देना, नो। अच्छा भाई, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाइड, सही है जी। हमने कहा भाई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाइड, पहला केस, यानी हमने इतनी मेहनत की, हमें फैक्टर्स पता लगे, अभी भी जानी, अभी भी हमारे पास फ्रॉड मालूम नहीं हुआ, रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हुए हैं। तो सर हमने कहा कि यहाँ पे लिख दिया हमने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स नॉट आइडेंटिफाइड। तो सर हम ज़रा इसको यूँ कर लेते हैं, रंगीन मिजाज बनाते हैं इसका, और हम ये कह लेते हैं कि भाई ये शेप फिल में आ गया ग्रीन, और ये शेप फिल में आ जाएगा, आपको पता है मैं क्या करूँगा इसके साथ, रेड। सही है। हमने कहा सर ये कहानी है नॉट आइडेंटिफाइड। सही से हमने कहा नॉट आइडेंटिफाइड, चलें जी। अच्छा भाई, ये दो हमने चंक्स बना दिए। अच्छा, वो कहता है कि भाई अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आपके सिंपली नॉट आइडेंटिफाइड, तो सर फिर क्या मसला है, फिर क्या मसला है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो सर आपको ये करना चाहिए, आपको सिर्फ पार्टी करनी चाहिए, डू नथिंग, सिंपल। डू नथिंग का ऐसे मतलब नहीं कि ऑडिट ही नहीं करोगे आगे, बस नॉर्मल ऑडिट चलेगा। सही जी, डू नथिंग। हमने कहा भाई इसको भी हम ज़रा ग्रीन कर लेते हैं। अच्छा भाई, अब हमने ये कहा कि व्हाट इफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हो गए, तो सर देन you need to perform, you need overall responses to assess risk। रिस्क आइडेंटिफाई हुआ बच्चों, मैं फिर कह रहा हूँ रिस्क आइडेंटिफाई हुआ। अच्छा, रिस्क कैसे कैसे आइडेंटिफाई हुआ, ज़रा बात समझिएगा। आपने कहा कि भाई बोनस टारगेट सेट हुए हैं, सही है जी, और आईपीओ पे जा रही है कंपनी, लोन की हशद नीड है, तो ज़ाहिर सी बात है जो बैंक है वो आपसे फाइनेंशियल्स मांगेगा, तो यू विल टेंड टू शो योर रिजल्ट्स बेटर एंड बेटर एंड बेटर। ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है, तो इसके लिए आपको चाहिए यू नीड ओवरऑल रिस्पॉन्सेज टू असेस। इसके लिए हम कहते हैं ओवरऑल अप्रोच टू ऑडिट आपकी चेंज हो जाएगी। ओवरऑल अप्रोच के अंदर आप एक काम ये करेंगे
ओवरऑल अप्रोच के अंदर आप काम ये करेंगे, इसको हम ज़रा इससे हटा दें। ओवरऑल अप्रोच के अंदर आप काम ये करेंगे पुट एक्सपीरियंस्ड team members in the audit team with sufficient experience of industry and business of company। यानी ऐसे बंदे को ऑडिट पे लेके आओ जिसका बहुत ही ख़तरनाक तरीन एक्सपीरियंस हो उस कंपनी से रिलेटेड, उस कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड, यानी उसने ऑडिट ही इस कंपनी का ही किया हो। ऐसे ही यानी इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस का ही किया हो। दूसरा, मेंटेन हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ओवरऑल रिस्पॉन्सेस की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल रिस्पॉन्सेस की, सही है जी। मेंटेन हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अच्छा जी, इसके बाद आपने हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन कर लिया, आपने बोला भाई इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। वो बोल रहा है कि भाई आप एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट कर दें नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में। सर इसका क्या मतलब है भाई? आपने आज तक सिर्फ बैलेंसेस पे कंफर्मेशंस भेजी थी, आप ट्रांजैक्शंस पे भेजें। आप बोलें इस दिन पे क्या आपसे इसकी ट्रांजैक्शन हुई थी? एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि आपके रिस्क कम से कम हो जाए। देखो, यू कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क बट यू कैन रिड्यूस इट टू एन एक्सेप्टेबल और अप्रोप्रिएट लेवल। तो वो बता रहा था मैं आपको। अच्छा, फिर एक्सटेंड का मतलब ये है कि भाई आप जब पहले 10 सैंपल सेलेक्ट करते थे, अब आप 50 करें, 100 करें, 200 करें, क्योंकि आपका रिस्क क्या हो चुका है? हाई हो चुका है, क्योंकि आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर नज़र में आया है। यानी फ्रॉड, आपको लगता है कि फ्रॉड उस तरह, जबकि आपने अब चेक करना है और चेक करने के लिए आपने यही हरकतें करनी है। बात क्लियर है? अच्छा भाई, यानी हमने कह दिया एक्सपीरियंस टीम मेंबर ले आओ। तो सर इसके बाद हम कहते हैं इंक्रीज लेवल ऑफ सुपरविजन। अच्छा, ऊपर वाले में ये भी कर सकते हो भाई, अगर आपको शक है कि जो एसेट गायब हो गए होंगे तो आप फिजिकली जाके इंस्पेक्ट करके आएँ। मैक्सिमम से मैक्सिमम एसेट फिजिकली इंस्पेक्ट करें। सर वो डिपेंड करेगा कि हालात वाक़यात क्या थे। अच्छा, जब आपने ये ओवरऑल रिस्पॉन्सेस जो असेस किया, तो सर इसके बाद दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं जानी। दो पॉसिबिलिटीज़। अच्छा सर, इसमें से अगर मैं बात कहूँ, दो पॉसिबिलिटीज़ में से पहली पॉसिबिलिटी, फ्रॉड नॉट आइडेंटिफाइड। सर आपने इतनी मेहनत की, सही है जी, आपने बिल्कुल लग के काम किया भाई, क्योंकि रिस्क था आपको। सही बात है, आपको तो ये कहना है ना कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया हमें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट। तो सर फ्रॉड अगर आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो सर फिर इस केस के अंदर आपने सिंपल एक काम करना है, पार्टी करनी है, डू नथिंग। बात है सीधी, सही है जी। फिर हमने कहा कि भाई अगर व्हाट इफ फ्रॉड आइडेंटिफाई हो गया, सही जी, फ्रॉड क्या हो गया जी? आइडेंटिफाई हो गया। तो फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन के बाद आपने करना यह है, कंसिडर करनी है लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी इफ़ एनी। अच्छा, लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी क्या भाई? आप या तो दोस्त शार विद गवर्नेंस को बताएंगे, अगर मैनेजमेंट खुद नहीं है तो मैनेजमेंट को बताएंगे। अच्छा, फिर
request management to correct the misstatement if not already corrected. अच्छा भाई, हमने कहा कि इफ़ अगर मैनेजमेंट corrected by the management, then no impact on audit report, but we will communicate this matter to those charged with governance. सही है जी, ये आ गया। अच्छा, फिर if not corrected by the management, then this will create doubts on management integrity. सही है जी। फिर आप लिखेंगे in this case consider withdrawing from the engagement if प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल। ऐसा ही है, प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल, या तो प्रैक्टिकल या पॉसिबल है। ऐसी बात है, प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि आप इतना सारा काम कर चुके हैं तो फिर आप वरना डिस्क्लेम करके निकल जाएगा, आपको हर जगह शक है। सही है जी, आपको पता है कि ये तो आपका परवेजिव इम्पैक्ट है तो आप एडवर्स ओपिनियन दे दें, ये सारी चीज़ें। यानी सर ये आपने सारी चीज़ें, अच्छा देखो, एक बच्चे का मिसकॉन्सेप्शन होता है कि फ्रॉड हो गया तो रिपोर्ट ख़राब। नहीं भाई, फ्रॉड हो गया, मैनेजमेंट को बोलो सही कर ले। अगर लेट से कि भाई एक एसिड चोरी हो गया था, अब एसिड अभी भी बुक्स में पड़ा हुआ है, तो भाई इसको राइट ऑफ करो ना, हटाओ अपनी किताबों से। नहीं हटा तो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट अ मिस स्टेटमेंट। बात क्लियर है। और सर अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट्स आते हैं तो आपके लिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑडिट करना हो जाता है मुश्किल, देन यू विल कंसिडर विड्रॉइंग फ्रॉम द इंगेजमेंट अगर प्रैक्टिकल और पॉसिबल है। सही है जी। प्रैक्टिकलिटी का मतलब ये है कि भाई ऐसा तो नहीं है तो ज़्यादा ऑडिट कर चुके हो तो आपके पैसे तो फंसे हुए ही थे, और दूसरी चीज़ ये कि आप ख़त्म करके निकलो फिर इसको। पॉसिबल ये है कि जो लॉ एंड रेगुलेशन है आपको वो कह रहा है कि आप इसको ऑडिट करें और ख़त्म करें, इख्तिताम पे पहुँचाएँ। तो सर ये था कुल मिला के आपका फ्रॉड। और मैं फिर बता दूं, फ्रॉड का आई हैव नेवर एवर सीन कि फ़्रॉड का सवाल अलग से आया हो। हाँ, कैफ लेवल पे आता रहता है कि बोलता है कि भाई आप बताएं कि इसमें से आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से दिखते हैं, तो फिर आप उसमें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई ये जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं, सही है, इसमें जो है बोनस सेट किए गए हैं, बड़े रिजिड बोनस सेट किए गए हैं। दिस विल क्रिएट अ प्रेशर और इंसेंटिव ऑन दी मैनेजमेंट टू अचीव फाइनेंशियल टारगेट्स। तो सर ये तो वहाँ की कहानी है, पर यहाँ पे आपके पास मिक्स प्लेट सवालों में आना है और आपने बस फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को दिमाग में रखना है और ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिल मिला के आती हैं। सही है जी, यहाँ पे हमारा फ्रॉड ख़त्म होता है। जज़ाकल्लाह।